दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस असैसिन एंड रूथलेस टेररिस्ट के बारे में, जो ना जाने कितनी ही कंट्रीज में वांटेड था। हम बात कर रहे हैं कार्लोस द जैकॉल की। आइए डिस्कस करते हैं कि कैसे एक शख्स अपने दम पर ग्लोबल फेस बन जाता है टेररिज्म का। दरअसल उसका नाम ना तो कार्लोस था और ना ही जैकॉल। ये नाम तो उसे मीडिया ने दिया था। असल में उसका नाम था इलरिच रेमिरेज सैंचेज, जो कि बोर्न हुआ था वेनेजुएला में। कार्लोस के फादर एक मार्क्सिस्ट लॉयर थे और वह सोवियत लीडर व्लादिमीर इलरिच लेनिन से इतना ज्यादा इम्प्रेस थे कि उन्होंने अपने एक बेटे का नाम व्लादिमीर, दूसरे का इलरिच और तीसरे बेटे का नाम लेनिन रखा। एजुकेशन के लिए कार्लोस के फादर से पैट्रिस लुमुम्बा यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को में एनरोल करवाते हैं। बीबीसी के अकॉर्डिंग पैट्रिस लुमुम्बा यूनिवर्सिटी एक वेल नोन ब्रीडिंग ग्राउंड था फॉर रिक्रूटिंग फॉरेन कम्युनिस्ट इनटू सोवियत यूनियन। मॉस्को में समय बिताने के बाद जुलाई 1970 में कार्लोस बेरूत जाता है, जहां पर वह खुद को रजिस्टर करता है एज अ वॉलंटियर फॉर PFLP, दैट इज पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन में। PFLP कार्लोस को जॉर्डन में एक ट्रेनिंग कैंप अटेंड करने भेजती है। जॉर्डन में अपनी फुल टाइम गोरिल्ला ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कार्लोस एक बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करता है ड्यूरिंग अ ब्लैक सितंबर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1970, in which militants of PFLP fought against the Jordanian military to form a Palestinian state within Jordan. कार्लोस को ट्रेन किया था PFLP के फेमस लीडर वादी हदद ने। दोस्तों वादी हदद एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट थे जिन्हें जाना जाता था एज एन एक्सपर्ट इन एयरप्लेन्स हाईजैकिंग। 1973 में कार्लोस एक फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट करते हैं फेमस ब्रांड मार्क्स एंड स्पेंसर के जूइश चेयरमैन जोसेफ सीफ पर। जोसेफ मार्क्स एंड स्पेंसर के चेयरमैन होने के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश ज़ायनिस्ट फेडरेशन के। 30 दिसंबर को कार्लोस लंदन में सिचुएटेड जोसेफ सीफ के घर पहुंचते ही उनका डोर नॉक करते हैं और उनकी मेड से कहते हैं कि वह जोसेफ के बिजनेस पार्टनर हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। अंदर पहुंचते ही वह देखते हैं कि जोसेफ सीफ बाथरूम में नहा रहे थे। उसी समय कार्लोस जोसेफ की तरफ एक बुलेट फायर करते हैं। वह बुलेट जोसेफ को छू कर निकल जाती है, लेकिन फिर भी जोसेफ अनकॉन्शियस हो जाते हैं और जैसे ही कार्लोस दोबारा फायर करते हैं उनकी गन जैम हो जाती है। सभी सर्वेंट्स को आता देख कार्लोस उसी समय वहां से भाग निकलते हैं। कुछ ही समय में कार्लोस बॉम्ब ब्लास्ट करता है 3 फ्रेंच न्यूज़पेपर के ऑफिसेज में। कार्लोस एक्यूज करता है इन न्यूज़पेपर्स को ऑफ बीइंग प्रो इजरायली। इसके साथ ही कार्लोस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ऑफ थ्रोइंग अ हैंड ग्रेनेड एट द पेरिशियन रेस्टोरेंट इन विच 2 पीपल गॉट किल्ड एंड 30 गॉट इंजर्ड। जनवरी 1975 में पेरिस एयरपोर्ट पर कार्लोस एक बार फिर से इजरायली एयरप्लेन्स पर ग्रेनेड अटैक कर वहां से भाग निकलता है। फॉर सो लॉन्ग गवर्नमेंट्स ऑफ लंदन, इजराइल एंड पेरिस कीप ऑन सर्चिंग फॉर कार्लोस, बट कार्लोस अटैक करने के बाद कहां गायब हो जाता था इसका कभी किसी को पता नहीं लग पाता था। जून 1975 में FBI के एजेंट्स PFLP के 2 टेररिस्ट को पैराग्वे में अरेस्ट करते हैं और उन्हीं टेररिस्ट से FBI को कार्लोस का कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है। अथॉरिटीज यह कॉन्टैक्ट नंबर फ्रांस की गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देती हैं। इस नंबर की कॉल डिटेल से फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी DST को पेरिस में कार्लोस के हैंडलर माइकल का एड्रेस मिलता है। माइकल को कैप्चर करते ही DST उसकी इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देती है। इंटेरोगेशन के दौरान माइकल एजेंट्स को बताता है कि करंटली कार्लोस पेरिस में ही है और एक हाउस पार्टी में एज अ गेस्ट इनवाइटेड है। DST के 2 इंटेलिजेंस एजेंट्स माइकल के साथ उसी हाउस पार्टी में एंटर करते हैं। उस पार्टी में माइकल कार्लोस को आइडेंटिफाई कर लेता है, मगर कार्लोस दोनों ही एजेंट्स और माइकल को गोली मारकर एक बार फिर वहां से भाग निकलता है और पहुंच जाता है बेरूत में। बेरूत पहुंचते ही कार्लोस ओपेक हेडक्वार्टर्स पर अटैक की प्लानिंग स्टार्ट करता है और फिर होती है कार्लोस की फेमस ओपेक सीज ऑफ 1975, जिसमें वियना में सिचुएटेड ओपेक हेडक्वार्टर्स को हाईजैक कर लिया जाता है। ओपेक सीज को प्लान करते हुए PFLP के लीडर वादी हदद ने कार्लोस को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी थी टू किल पेट्रोलियम मिनिस्टर्स ऑफ बोथ सऊदी अरेबिया एंड ईरान। लेकिन इस पूरी हाईजैकिंग के एंड में कार्लोस वादी हदद के अगेंस्ट जाते हुए दोनों ही मिनिस्टर्स को रिलीज कर देता है। ओपेक सीज के कुछ ही सालों बाद PFLP के एक एजेंट बसम अबू शरीफ क्लेम करते हैं कि कार्लोस को 20 से 50 मिलियन US$ पे किए गए थे सऊदी अरेबिया और ईरान के ऑयल मिनिस्टर्स को रिलीज करने के लिए। कार्लोस के इस डिसीजन से नाराज हुए PFLP के लीडर वादी हदद कार्लोस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेल कर देते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मिशन दोनों मिनिस्टर्स को मारने का था, जो कार्लोस ने फेल कर दिया था। 16 फरवरी 1982 को स्विस टेररिस्ट ब्रूनो और कार्लोस की वाइफ को अरेस्ट कर लिया जाता है विद अ कार विच कंटेन हेवी अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव्स। अरेस्ट की न्यूज सुनते ही कार्लोस नीदरलैंड में मौजूद फ्रेंच एम्बेसी को थ्रेटन करता है
to release his wife as soon as possible, otherwise there will be consequences. फ्रांस कार्लोस के इस थ्रेट को इग्नोर कर देता है, लेकिन कार्लोस मजाक नहीं कर रहा था। आने वाला समय फ्रांस के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि कार्लोस फ्रांस को सबक सिखाने के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा था। 9 मार्च 1982 को फ्रांस की एक ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें 5 लोग मारे जाते हैं और 77 इंजर्ड हो जाते हैं। 22 अप्रैल को फ्रेंच न्यूज़पेपर के ऑफिस के बाहर एक कार बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है, which again resulted in 1 dead and 63 injured. 31 दिसंबर को फ्रांस के फेमस बस और रेलवे स्टेशंस पर भी बॉम्ब ब्लास्ट किए जाते हैं, which again resulted in 2 dead and 33 injured. अगस्त 1983 में वेस्ट बर्लिन में सिचुएटेड फ्रेंच कॉन्सुलेट पर भी बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है, in which 22 people got badly injured. कार्लोस 3 सेपरेट न्यूज एजेंसीज को लेटर सेंड करता है और इन सभी बॉम्बिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। 3 साल और 5 महीने में ही कार्लोस की वाइफ को फ्रेंच प्रिजन से रिलीज कर दिया जाता है and she gets deported to Germany. From there she moved to Syria to reunite with Carlos. In 1986, Carlos became father of a daughter and they all lived quietly until 1990. 1990 में इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से सीरिया कार्लोस और उसकी फैमिली को फोर्स करता है टू लीव द कंट्री एज सून एज पॉसिबल। कार्लोस अपनी फैमिली के साथ लीबिया जाने की कोशिश करता है, लेकिन लीबिया इसे अलाउ नहीं करता। कार्लोस की लाइफ अब काफ़ी डिफिकल्ट हो चुकी थी। उसे कॉन्टिन्यूसली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव ऑन करना पड़ रहा था। इस सबसे परेशान हो कार्लोस की वाइफ उनसे सेपरेट हो जर्मनी में सेटल डाउन हो जाती है और कार्लोस मूव ऑन करता है टूवर्ड्स सूडान। फ्रेंच और यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज सूडान की गवर्नमेंट को काफ़ी डील्स ऑफर करती हैं ताकि वह कोऑपरेट करे और कार्लोस को उन्हें डिलीवर कर दे, लेकिन सूडान की गवर्नमेंट एग्री नहीं करती। कुछ समय बाद सूडानीज ऑफिशियल्स कार्लोस से कहते हैं कि उसे एक बड़े विला में शिफ्ट किया जा रहा है टू कीप हिम सेफ फ्रॉम एन पॉसिबल असैसिनेशन अटेम्प्ट बाय एजेंसीज ऑफ यूएस एंड फ्रांस। एक रात जब कार्लोस अपने विला में सो रहा था, तब सूडानी गार्ड्स उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर उसे विला से बाहर ले आते हैं। 18 अगस्त 1994 को सूडान कार्लोस को ट्रांसफर कर देता है फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी डीएसटी को। डीएसटी फाइनली कार्लोस को पेरिस ले आती है और उसे ला सांटे प्रिजन में रखा जाता है। पेरिस में चले ट्रायल के दौरान कार्लोस को डीएसटी इंटेलिजेंस एजेंसी के 2 एजेंट्स और माइकल को मारने के जुर्म में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पेरोल। ईयर 2001 में कार्लोस खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लेता है और अपनी ही लॉयर इसेबल के साथ एक मुस्लिम सेरेमनी में शादी करता है। ईयर 2006 में कार्लोस को क्लियर वॉक्स प्रिजन ट्रांसफर कर दिया जाता है। While in prison, Carlos was further convicted of attacks in France that killed 11 and injured more than 150 people. Carlos received a second lifetime imprisonment in 2011 and then third lifetime imprisonment in 2017. For so many years, he was among the most wanted international fugitive. 2017 में Carlos claim करता है that he had killed more than 80 people in support of Palestine. Carlos also praised Osama bin Laden for 9/11 attacks. Carlos is still alive and is serving his time in French prison. तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो on one of the most dangerous assassin of his time, Carlos the Jackal. Thanks for watching our video and have a nice day.